मैक्सिमम ये 1.5 वोल्ट से ऊपर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जाता, क्योंकि मैक्सिमम तो इससे जाना ना 1 मिली वोल्ट तक, तो इसलिए 0। और कार्डियक साइकिल पूरा 0.8 सेकेंड तक का होता है, तो 0.8 सेकेंड से आगे नहीं जाना। 0 -0.1 नेगेटिव वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरी कंडीशन हो तो हो भी जाता है। 0 0.5 पॉजिटिव में 1 मिली वोल्ट और 1.5 मिली वोल्ट। ड्यूरेशन 0 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.6 सेकेंड एंड इस 0.8 सेकेंड्स। ओके, जब नॉर्मल आ जाए ये अभी पी वेव 0 सेकेंड से शुरू होगी। ये पी वेव 0.1 तक जाती है, इसको ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। फिर ये क्यू दिख रहा है भाई। अब 0.2 के बाद QRS कम्प्लेक्स शुरू करता है। वन मिली वोल्ट से ऊपर नहीं लेके जाना, वो मेरा थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन 1 मिली वोल्ट मैक्सिमम। 0. इतना ये आ गया। अब इसके बाद ये QRS कम्प्लेक्स ख़त्म, अगली वेव शुरू। दिस वन इज टी वेव। टी से आगे यार अरे ओके, अब इनको हम लोग मार्किंग्स कर लेते हैं। ये बस अंदाजे से ही बनानी है, लेकिन ना बस इतना अंदाज़ा रहना है, ख़ासतौर पर इन वोल्टेजेस का अंदाज़ा रहना है, और थोड़ा सा इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये पी वेव यहाँ पे 0.2 से पहले ख़त्म करनी है, ये 0.2 और 3 के दरमियान ख़त्म करनी है, ये 0.6 तक लेके जानी है, और यहाँ पर आगे 0.8 तक कोई दूसरी वेव शुरू नहीं करनी। इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना। और 1 मिली वोल्ट से ऊपर नहीं जाना, ये मेरा थोड़ा सा चढ़ाई है, इसी को 1 मिली वोल्ट वाले। ये आर है, ये सबसे लंबी वेव है, इससे ऊपर कोई वेव नहीं जाना चाहिए कुछ। और ये एकदम से ये नीचे आता है, ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ क्यू, इधर एस, इधर पी वेव, इधर टी वेव। यू वेव शो नहीं होती, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में शो नहीं करना उसको, क्योंकि वो एबनॉर्मल कंडीशन में शो होती है, तो इसलिए। और कभी कभी शो भी होता है, अब नॉर्मल कंडीशन ना भी, लेकिन बहुत कम शो होती है, तो इसलिए नॉर्मल ECG में जब हम बना रहे होते हैं उस टाइम नहीं शो करते। दूसरी वेव है टी वेव। ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है। ये रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर की वजह से ये शो होती है। 0.2 सेकेंड के लिए तकरीबन होती है, और इसका एम्पलीट्यूड तकरीबन 0.3 मिली वोल्ट तक, इससे ज़्यादा नहीं देता। ये सब में लिखना है कि कितने मिली वोल्ट तक जा रहा है और इसकी रीज़न क्या है। फिर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आती है। इंक्रीज एम्पलीट्यूड कैसे होता है, इसका डिक्रीज एम्पलीट्यूड कब हो जाता है, ये सारी कंडीशन। एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया, अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया का मतलब होता है ब्लड का रुक जाना किसी जगह पे। ओके, इसकी वजह से इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है टी वेव का, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है, वो एसिमेट्रिकल हो जाती है। ये जो वेव यूँ जा रही है ना, सिमेट्री है इसमें, लेकिन ये अब एसिमेट्रिकल हो जाती है इस कंडीशन में, स्पेसिफिकली ब्रॉड हो जाती है और एसिमेट्रिकल इस कंडीशन में सिर्फ स्पेसिफिकली ये कंडीशन में मसला होता है इस्कीमिया में। इसके अलावा हाइपरकैलीमिया, इसमें हाइपो और हाइपरकैलीमिया में फ़र्क नहीं है। यहाँ पर पोटाशियम ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, रिपोलराइजेशन ज़्यादा ही होगी। ये उसकी तरह नहीं है पी वेव की तरह, ये डिफरेंस है पी वेव और इसमें ज़्यादातर।
मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस इसी रीजन में होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इसलिए पीछे जिक्र नहीं है क्योंकि जो बेसल रीजन होता है, ये जो नीचे वाला रीजन होता है, यहीं पे ज़्यादा एपिक्स से नज़दीक मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर। पेरिकार्डाइटिस, इसके जो नज़दीक पेरिकार्डियम लेयर है उसमें भी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो इसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और ये टेंटेड हो जाती है। मतलब अब तो ये गुलाई की शक्ल में है ना, तो वो टेंट की शक्ल में हो जाती है, टेंटेड। ओके। ऊपर इसके बाद अगर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो जाए, अगर वो बड़ा हो जाता है वेंट्रिकल, एट्रियम ने देखा था वो बड़े होता है तो इसकी वेव ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वो डीपोलराइजेशन था, और रीपोलराइजेशन में इनलार्जमेंट के केस में डिफरेंट होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता नहीं है, उसमें कम ही होता है। एज की वजह से, एंजाइटी की वजह से और हाइपर वेंटिलेशन, इन सब रीज़न से रीपोलराइजेशन अब इसलिए इनलार्जमेंट से इसमें बजाय के बढ़ने के कम हो गया, और यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन रीजन्स में ज़्यादा होते हैं।